A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 16 को। इस चैप्टर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, डाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के चैप्टर्स, साइंस से रिलेटेड चैप्टर्स को देखना, तो उन सब के लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। इस चैप्टर, जैसा कि इसके नाम से हम जानते हैं, डाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। डाइजेशन को हमने क्लास 9 और क्लास 10 में भी बहुत इलेबोरेटली स्टडी किया है। तो इस पार्ट में, इस चैप्टर में हम लोग उन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमने वहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं किया था। डाइजेशन, जैसा आप जानते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में तोड़कर हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब करती है। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हमने बकल कैविटी, ओरल कैविटी के बारे में बात किया था। तो हमने इसमें डेंटिशन के बारे में बात किया था। थीकोडोंट, डाइफोडोंट, हिटरोडोंट हमारा डेंटिशन है, उन सब का क्या मतलब है, डेंटल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। हमने दांत के डिटेल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था, जिसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टंग के बारे में। ये जो टंग है, मुंह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हो रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक की। तो टंग जो है उसका अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ये क्या है, टंग क्या होता है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स होती हैं टंग के अंदर, जो कि फ्रीली मूवेबल है इन ओरल कैविटी। हमारे मुंह में फ्रीली मूवेबल होती है ओरल कैविटी में। जो फोल्ड होता है कॉल्ड फ्रेन्युलम अटैच द टंग टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। अगर आप ओरल कैविटी, अगर आप अपना मुंह खुला करके देखेंगे, इस डायग्राम में भी आपको दिखाई देगा, नहीं, जब आप टंग को उठा के देखेंगे अपनी, तो जो फ्रेन्युलम है, फ्रेन्युलम एक स्ट्रक्चर है जो हमारी टंग के नीचे होता है, जो कि आपको, अगर आप अपनी टंग को ऊपर करके देखेंगे शीशे में, तो आपको दिखाई देगा फ्रेन्युलम, जिसकी वजह से टंग होती है अटैच फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी पे। हमारे मुंह में जो टंग जुड़ी कैसे हुई है? फ्रेन्युलम के जरिए वो जुड़ी हुई है। जो अपर सरफेस होती है टंग की, अगर आप ये देखेंगे टंग का डायग्राम, तो ये जो अपर सरफेस होती है टंग की, ये क्या होती है? इसके अंदर छोटे छोटे से प्रोजेक्शन होते हैं। जब आप अपनी टंग को शीशे में देखेंगे निकाल के बाहर, तो आपको वो एकदम स्मूथ नहीं मिलेगी, एकदम चिकनी नहीं मिलेगी। उसके ऊपर आपको छोटी छोटी एलिवेशंस दिखाई देंगी। ये छोटी छोटी एलिवेशंस हैं, इनको पेपिली कहते हैं। ये जो पेपिली होती हैं, इसके अंदर ही हमारी टेस्ट बड्स रहती है, उसी के अंदर टेस्ट बड्स होती है, पेपिली। अगर टंग बिल्कुल स्मूथ हो जाए, एकदम चिकनी हो जाए, तो वो एक तरीके की बीमारी होती है, जिसमें कि टेस्ट बड्स जो होती है हमारी मर जाती है, पेपिलीज खत्म हो जाती है। वो एक तरीके की बीमारी है। आप ये समझिए कि टंग जो है वो पार्ट है हमारी बॉडी का, हमारी ओरल कैविटी का, जो कि टेस्ट सेंसेशन फील करती है। आप उस सिचुएशन के बारे में बात करिए। आप सोचिए, जब आपको फीवर होता है, तो जब आप दवाइयाँ खा लेते हैं, कुछ तरीके की एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनके साइड इफेक्ट होते हैं कि वो आपके टेस्ट सेंसेशन को ख़राब कर देती हैं। तो आपको बुखार हो गया, आपको काफ़ी लंबा, तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी पेपिलीज उस टाइम पे डैमेज हो जाती हैं, आपकी जो टेस्ट बड्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। किसकी वजह से? एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट की वजह से। तो आप कुछ भी खा रहे हैं, आप आपका फेवरेट खाना खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, या व्हाटएवर, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ का टेस्ट नहीं आता। मतलब ये सिचुएशन के बारे में आप सोचिए कि आप वो चीज़ खा भी रहे हैं, बट आप उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे। यही ब्यूटी है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की। हमें वो चीज़ कर रहे हैं हम, और उसको हम उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो मतलब बड़ी डिफ़िकल्ट बात है। तो हमारी टंग के ऊपर होती है टेस्ट बड्स, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। सेंस हम वहाँ से लेते हैं, टेस्ट का सेंसेशन। तो ये जो डायग्राम है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको देखिए, हमारी जो टंग है, ये जो हमारी टंग का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, हमारी टंग में अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट होता है। जो हमारी टिप ऑफ द टंग है वो स्वीट टेस्ट को टेस्ट करती है। अगर आपको मीठा कुछ टेस्ट करना है तो आप देखिए, अगर आप अपनी टिप ऑफ द टंग पे लगाएंगे तो आपको मीठा टेस्ट आएगा एकदम से। सॉल्ट जो होता है, जो उसके जस्ट नेक्स्ट वाले पोर्शन पे टेस्ट होता है। सावर टेस्ट हमें यहाँ पर आता है, लेटरल पोर्शन ऑफ द टंग में। बिटर जो होता है हमारे टंग के लास्ट पोर्शन पे आता है, वहाँ पे आपको बिटर टेस्ट आएगा। और जो सेंटर पोर्शन ऑफ द टंग है, उस पर उमामी टेस्ट आता है। युमामी, उमामी, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, युमामी टेस्ट। ये कैसा होता है?
उमामी टेस्ट जो होता है ये एक बहुत ही सम्पचुअस टेस्ट है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टेस्ट। इस सारे टेस्ट को मिला के जो टेस्ट बनता है, जो कि आपको एक खाने का जायका जिसको बोलेंगे, वो जो आपको फील कराता है, वो उमामी टेस्ट होता है। बाकी सारे टेस्ट आपको कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर पोर्शन में, और सेंटर पार्ट में उमामी टेस्ट आपको आ रहा है, जो कि आपको बताता है आप कैसे बता पाते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल पनीर लबाबदार है, तो आप उसके अंदर थोड़ा स्वीट टेस्ट भी आता है, थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट भी आता है, थोड़ा सा तीखा टेस्ट भी आएगा। तो सारे चीज़ों का मिला जुला, कैशू का आपको उसमें काजू का टेस्ट आएगा, वो सारा मिला जुला जिससे टेस्ट जो आपको उस डिश के बारे में, उस पर्टिकुलर डिश के बारे में टेस्ट आता है, वो उमामी टेस्ट होता है। ओके, तो ये जो है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा टेस्ट होता है ये ज़रूर आप लर्न कर लीजिए। बड़ा ये तो फ़नी बहुत पार्ट है। स्वीट टेस्ट होगा आपको, स्वीट के पीछे सॉल्टी टेस्ट, मीठा टेस्ट, फिर नमक टेस्ट, फिर खट्टा टेस्ट, फिर सबसे पीछे क्या है, बिटर टेस्ट, कड़वा। ये सारे टेस्ट हम फील करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स की लिमिटेशन है। हम वही टेस्ट कर सकते हैं जो कि हमारे टेस्ट बर्ड्स हमारे पास है। जो टेस्ट बर्ड हमारे पास नहीं है, मतलब एक उमामी टेस्ट बता दिया यहाँ पे, सारे टेस्ट का कॉम्बिनेशन है, वो टेस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब आपको बुखार हो जाता है, आप एक सेम रसगुल्ला खा रहे हैं, आपके भाई को तो बहुत मीठा लग रहा है, आपकी बहन को तो बहुत मीठा लग रहा है, आपको उसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा है मीठा है खट्टा है कैसा है। तो आप वो चीज़ खा रहे हैं, वो चीज़ वैसी है, बट आपको परसीव डिफरेंट हो रही है। वही बात है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स वही परसीव कर रहे हैं जिसके रिसेप्टर्स हमारे पास है। वही टेस्ट हम फील कर सकते हैं जो टेस्ट बर्ड है। टेस्ट चाहे पड़ा हो वहाँ पे, बट आपको फील नहीं होगा। आपको फील तो वही होगा जो टेस्ट आप फील करने की सेंसरी ऑर्गन्स को रखते हैं। तो किसी चीज़ का होना ना होना इस बात पे डिपेंड कभी भी नहीं करता कि आप उसे फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगेन आई एम सेइंग, इवन इफ़ यू आर नॉट फीलिंग दैट थिंग, आपको नहीं फील होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ है नहीं। मतलब आप डरिएगा मत, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। दिस इज़ हायर फिलॉसफी। अगर आपको भगवान कभी फील नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है नहीं, ये उसी तरीके की बात है। आपको सिर्फ वही चीज़ें फील हो सकती हैं, आप उन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट कर सकते हैं जो सेंसरी ऑर्गन्स आपके पास है। उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जो विजिबल रेंज में, उन्हीं चीज़ों को सुन सकते हैं जो कि आपकी ऑडिबल रेंज में है, उन्हीं चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं जिसकी टेस्ट बड्स आपके पास हैं। टच रिसेप्टर जितने हैं आपको, उसी को आप फील कर सकते हैं। एनीवेज, ये वाले डायग्राम को आपको ज़रूर रट लेना है, कुछ रटना नहीं है, ज़्यादा सिंपल है। फिर अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक विच इज़ फेरिंग्स। टंग के बाद हमारा गला शुरू हो जाता है अंदर, उसको हम बोलेंगे फेरिंग्स। इसमें आप पहले देख लीजिए, इस डायग्राम में आप समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, इसको आप देखिए, ये लिप्स हैं, हमारी ओरल कैविटी की शुरुआत हो रही। जैसे ही आपने मुंह खोला आपकी ओरल कैविटी खुल गई, आपने खाना मुंह में डाला। ये आपकी टंग है, उसने घुमाया, आपके दांतों ने चबाया उसको, टंग ने घुमाया फिराया, और फिर ये जो पोर्शन है ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे दो चीज़ें हैं, ईसोफेगस और एक है लैरिंग्स। लैरिंग्स कौन है? लैरिंग्स है ट्रेकिया, विंड पाइप जिसको आप बोलते हैं, और ईसोफेगस है फूड पाइप। ये आप जानते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये विंड पाइप और ये फूड पाइप। और कॉमन पैसेज क्या है? लैरिंग्स। और लैरिंग्स किससे प्रोटेक्टेड है? एपिग्लॉटिस। लैरिंग्स ओपनिंग इनटू फेरिंग्स। लैरिंग्स, फेरिंग्स जो है उसकी ये कॉमन पैसेज होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। इस डायग्राम से मैं यही दिखा रही हूँ आपको। फेरिंग्स जो है हमारा कॉमन पैसेज है। जब हम बात कर रहे हैं तो लैरिंग्स हमारा खुला हुआ है। सिर्फ लैरिंग्स तब बंद होता है हमारा विंड पाइप जब हम स्वॉलो करते हैं कोई चीज़, जब हम गटकते हैं अपने खाने को, तब हमारा एपिग्लोटिस ऐसे क्लोज हो जाता है ताकि कोई भी खाना पानी, कोई भी सब्सटेंस हमारे लैरिंग्स में ना जाए। क्योंकि लैरिंग्स कहाँ से अटैच है? अल्टीमेटली हमारी लंग्स में से जाके अटैच है, क्योंकि ये विंड पाइप है। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक कॉमन ऑर्गन है फेरिंग्स। उसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, एपिग्लॉटिस जो उसको सिक्योर कर रहा है। ये आपको डायग्राम से आपने देख लिया, ये सब बातें यहीं पे लिखी हुई हैं। ये क्या है? स्मॉल फनल शेप चेम्बर है। कहाँ पे प्रेजेंट है? बिहाइंड द ओरल कैविटी प्रेजेंट है। ये क्या करता है? कॉमन पैसेज है। किसके लिए? खाने के लिए भी और एयर के लिए भी। खाने पानी के लिए भी वही रास्ता है, हवा जो हमारी सांसें जा रही हैं उसके लिए भी सेम रास्ता है। तो ये दोनों में खुलता है।
ईसोफेगस में भी खुलता है और ट्रैकिया में भी खुलता है। तो जो ओपनिंग होती है ट्रेकिया की और विंड पाइप इज कॉल्ड ग्लॉटिस विच इज गार्डेड बाय कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लॉटिस। मैंने बताया आपको एपिग्लॉटिस उसको सिक्योर करता है। तो जो ग्लॉटिस होता है नॉर्मली रिमेन ओपन बट ड्यूरिंग स्वॉलोइंग वो बंद हो जाएगा। एपिग्लॉटिस उसको बंद कर देगा। किस लिए बंद करता है? ताकि कोई भी खाना पानी जो है हमारी ट्रैकिया में ना जाए, क्योंकि ट्रैकिया कहाँ से कनेक्टेड है? हमारे लंग्स से। अगर लंग्स कैसी है हमारी? लंग्स हमारी स्पॉन्ज जैसी है। स्पॉन्ज होता है ना फॉर्म जैसी, स्पॉन्ज के बीच में स्पेसेस होती हैं, खाली जगह। वो खाली जगह क्यों है हमारी लंग्स के अंदर? उसके अंदर हवा भरती है, तो हम सांस लेते हैं, हवा भर जाती है। जब अगर उस हवा के जगह पे मान लीजिए कोई पानी चला गया तो उसे निमोनिया कह देते हैं। और अगर उसके अंदर मान लीजिए स्मोकर्स हैं कोई, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड जगह पे रहते हैं, तो उसके अंदर धुआं भर जाता है। तो धुआं भरने जो स्मोकर्स होते हैं उनकी लंग कैपेसिटी डिक्रीज कैसे होती है? क्योंकि वो ज़्यादा सांस नहीं ले जाते। भाई हमारी वो स्पॉन्ज था, वो स्पॉन्ज जैसा है, कोई फॉर्म स्पॉन्ज देखा है ना आपने उसको पानी में डाल दिया तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को। अगर आपने उसको पहले से ही पानी में डाल रखा है तो क्या वो और पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमारी लंग्स भी वैसी ही है। वो हमारी लंग्स स्पॉन्ज जैसी है, वो हवा खींचती है, हवा छोड़ती है, हवा खींचती है। अगर आपने उसके अंदर कोई परमानेंट चीज़ डाल दी, जैसे पानी डाल दिया या धुआं डाल दिया, तो वो भर जाएंगी उससे, फिर हवा नहीं भर पाएंगी। यही प्रॉब्लम आती है स्मोकर्स के केस में, क्योंकि उनकी लंग्स जो होती हैं, इतना साइज था, वो इतने में तो धुआं भर जाता है, ऊपर ऊपर की इतनी इतनी खाली रहती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या था हमारा? फेरिंग्स हमारा एक कॉमन रास्ता था जो हमारी लैरिंग्स में भी खुलता था और ईसोफेगस में भी खुलता था। वो उसको कौन गार्ड करता है? एपिग्लॉटिस उसको गार्ड करता है। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन के जैसा है, पूरे टाइम खुला रहता है। अभी मैं बात कर रही हूँ तो खुला हुआ है, लेकिन अगर मैंने कुछ पिया, कुछ खाया, तो वो उसको बंद कर देगा, लैरिंग्स को बंद कर देगा। लैरिंग्स को ट्रैकिया भी बोलते हैं। तो उसको वो बंद कर लेगा ताकि मेरे लैरिंग्स के बीच में कुछ भी ना जाए। तो ये हमारा मैकेनिज्म होता है। आपने देखा होगा, आप अचानक से कुछ पी रहे हैं तो एकदम से कभी कभी खांसी आ जाती है। क्यों आती है? गलती से क्या होता है, वो पानी ट्रेकिया में चला जाता है। जैसे ही ट्रेकिया में गया वो, तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो बॉडी का मैकेनिज्म है रिफ्लेक्स एक्शन, वो एकदम से खांसी लेकर आएगा। खांसी करने से क्या होगा? जो भी चीज़, जो ऐसा सब्सटेंस जो हमारी ट्रेकिया के लिए नहीं बना, लंग्स के लिए नहीं बना, वो एकदम से खांसी के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो दिस वाज फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन था। फेरिंग्स के बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो फेरिंग्स के बाद कौन शुरू होगा? फेरिंग्स के बाद आएगा ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो होगा वो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो फेरिंग्स जो कि हमारा कॉमन ट्रैक था, जो ट्रेकिया में भी खुलता था और ईसोफेगस में भी खुलता था। ईसोफेगस जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। अब आप एक बार इसका डायग्राम देखिए। अगर आप ये देखते हैं डायग्राम, टंग है, फिर हमारी यहाँ ओरल कैविटी की टंग है। यहाँ पे हमने देख लिया पहले फेरिंग्स था, फेरिंग्स कॉमन था। फेरिंग्स के बाद शुरू होती है ईसोफेगस। और ईसोफेगस देखिए कहाँ कनेक्ट हो रही है। ईसोफेगस एक लंबी सी ट्यूब है, खाना जिससे जा रहा है अंदर, और वो किससे कनेक्ट हो रहा है? वो कनेक्ट हो रहा है जाकर स्टमक से, हमारे पेट के साथ ईसोफेगस जाके कनेक्ट हो जाती है। तो ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो किससे जुड़ा है? ऊपर फेरिंग्स से, और नीचे किससे जुड़ा है? हमारे स्टमक से। तो ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस थिन लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है दैट एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक। नेक में हमारे जाती है, थॉरेक्स में, थॉरेक्स मतलब चेस्ट, और डायाफ्राम, एंड फाइनली लीड्स इनटू जे शेप बैग। जे शेप बैग कौन है? स्टमक। स्टमक क्या है? हमारा थैले जैसा है, तो उसके अंदर जुड़ जाती है जाके। तो जो एक मस्कुलर गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर क्या होते हैं? स्फिंक्टर्स होते हैं वॉल्व के जैसे। जैसे आपकी घर में जो वॉल्व्स लगे होते हैं ना, प्लम्बर ने वॉल्व्स लगा रखे हैं, ये टंकी से पानी इधर से इधर जाएगा, आपने वॉल्व को बंद कर दिया तो नहीं जाएगा, वॉल्व को खोल दिया तो चला जाएगा। तो स्फिंक्टर्स भी ऐसे ही होते हैं, वन साइडेड वॉल्व होते हैं, इधर से इधर तो खाना चला जाएगा, इधर से इधर नहीं आने देगा वो। मतलब ईसोफेगस से स्टमक में तो जाना चाहिए, ये ईसोफेगस है, फिर ये ऐसे जुड़ के स्टमक में चली जाती है ना। तो ईसोफेगस से स्टमक में तो जाना चाहिए, स्टमक से ईसोफेगस में नहीं आना चाहिए। नॉर्मली उल्टा नहीं आना चाहिए ना, उल्टा आ रहा है तो उसको हम वॉमिटिंग कहते हैं। तो एक स्फिंक्टर लगा होता है जो रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। वो एक वॉल्व के जैसे काम कर रहा है, वो खाने को अंदर आने दे रहा है, खाने को वापस जाने से रोकता है।
100% नहीं रोक सकता, क्योंकि वॉमिटिंग भी आती है आपको। वॉमिटिंग भी एक तरीके का हमारा क्या मैकेनिज्म है, हमारे को बचाने का, हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है वॉमिटिंग भी। वो अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, कोई ऐसी चीज़ खा ली जो अब आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वॉमिटिंग के थ्रू, उल्टी के थ्रू वो उसको बाहर निकाल देती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं एसिड रिगर्जिटेशन के बारे में। तो एसिड रिगर्जिटेशन क्या होता है? अब आप ये जानते हैं, हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा था कि हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो क्या कर रहा है, वो फूड को पचाने के काम कर रहा है, खाना जब पचाने का काम कर रहा है, डाइजेशन का। तो एसिड रिगर्जिटेशन क्या होता है? जो एसिड होता है, जो हमारे पेट का पार्ट है, हमारे स्टमक में बन रहा है, कई बार क्या होता है कि वो बाहर आ जाता है ईसोफेगस में, और कुछ केसेस में क्या होता है मुंह तक भी आ जाता है वापस, इतना ज़्यादा बाहर आता है, तो ईसोफेगस में बाहर आता है वो। तो जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ कहा जाता है उसको, GERD, जिसमें क्या होता है, स्टमक का जो एसिड है वो बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लोज बैक इनटू द ट्यूब कनेक्टिंग योर माउथ एंड स्टमक, मतलब ईसोफेगस में। दिस बैकवॉश कैन इरिटेट द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस। अब आप देखिए, जो हमारी नॉर्मल, हमारी भगवान ने जो बॉडी बना के भेजी है, उसने बोला था कि भाई ईसोफेगस का काम क्या है, वो तो पाइप है आपकी, जो आप मुंह से खाना खाओगे उसको आपके स्टमक में पहुंचा देगी। लेकिन अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, अब हम मानते तो नहीं है। जब हम क्या करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, इतना उल्टा सीधा खाते हैं कि जो हमारे स्टमक का एसिड बना हुआ है, कॉफ़ी पी रहा है कोई, स्मोकिंग कर रहा है कोई, ड्रिंक कर रहा है कोई, बहुत तला हुआ खाना खा रहा है कोई, रात को खाना खा रहा है, तो ऐसी सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारा स्टमक जो है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ख़राब हो जाता है। खाना जो हमारे स्टमक में पड़ा रहना चाहिए, वो एसिड जो वहाँ बनना चाहिए, या तो आपने बहुत लंबे लंबे टाइम तक खाना ही नहीं खाया, एसिड तो बन रहा है, अब वो क्या कर रहा है, एसिड बैक वो करके आपके ईसोफेगस में आ गया। ईसोफेगस कैसे बनी थी? ईसोफेगस तो एक ट्यूब बनाई थी भगवान ने, अब वो एसिड को झेलने की ट्यूब नहीं है। वो एसिड को कौन झेल सकता है? एसिड को स्टमक ही झेल सकता है, हमारा पेट झेल सकता है एसिड को। ईसोफेगस हमारे एसिड को झेलने के लिए नहीं बनी थी। तो जो उसकी लाइनिंग जो बनी थी अंदर, उसकी जो म्यूकोजा थी, वो एसिड को झेलने के लिए बिल्कुल बनी नहीं थी। बट हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या किसी बीमारी की वजह से क्या होता है, वो एसिड बार बार बाहर आता है। तो अब एसिड बार बार बाहर आएगा तो वो ईसोफेगस को जला देगा। तो वो जो ईसोफेगस को जला देता है और जो हमारे पेट को जला देता है, वो एसिड जो ईसोफेगस में बार बार आता है, पहली बात तो उसको कहा जाता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, और इसी को कहा जाता है एसिड रिगर्जिटेशन। एसिड बार बार बाहर आ रहा है, उस जगह पर आ रहा है जहाँ पे उसे आना ही नहीं चाहिए था, तो वो आएगा अगर उधर तो उसको नुकसान करेगा। तो इसको बोला जाता है एसिड रिगर्जिटेशन। एसिड जो था वो स्टमक के लिए था, ना कि ईसोफेगस के लिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इस वाले पार्ट में हमने देखा, हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, हमने टंग के बारे में पढ़ा, हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, और हमने ईसोफेगस के बारे में पढ़ा। हमने ये बात किया कि एसिड रिगर्जिटेशन क्या होता है। तो आई होप आपको ये तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फेरिंग्स जो होता है किस तरीके से हमारी ईसोफेगस से रिलेटेड होता है, किस तरीके से वो लैरिंग्स से भी कनेक्टेड होता है। सो आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं स्टमक के बारे में। तो स्टमक क्या है? स्टमक जो है हमारा बॉडी में एक गुब्बारे की तरह, एक थैले की तरह हमारी बॉडी के अंदर है। तो ये जो मोस्ट डायलेटेड, मतलब ये फैल सकता है, ये गुब्बारे की तरह बोला मैंने। स्टमक के अंदर आप जितना मर्जी खाना डालो, मतलब जितना मर्जी इन द सेंस एक कैपेसिटी है उसकी भी, गुब्बारे की भी कैपेसिटी होती है, एक लिमिट से ज़्यादा आप उसके अंदर हवा डाल दोगे तो फट जाएगा। सेम हमारे स्टमक की भी कैपेसिटी है, वो फूलता ज़रूर है लेकिन एक कैपेसिटी तक, तो वो फूलने वाला स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अपनी भूख को जितना मर्जी बढ़ा लो, धीरे 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 एक्स्ट्रा खाना डालना शुरू कर दो, आपका स्टमक फूलता जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी कि भाई आप इतना खाते हो। आप इतना खाना शुरू कर दो तो आपके स्टमक को उतनी आदत रहेगी, उतना ही खाते हो आप। स्टमक क्या है? डायलेटेड स्ट्रक्चर है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिचुएटेड बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ये कहाँ लाई करता है? बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है? जो आपकी चेस्ट को आपके पेट से अलग कर रहा है, वो डायाफ्राम है। तो ये किससे अलग कर रहा है? पेट से आपके चेस्ट को अलग कर रहा है। चेस्ट में कौन है? लंग्स रहती है और हार्ट रहता है। स्टमक के वो पेट में कौन रहता है? स्टमक रहता है, लिवर रहता है, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सारी किडनीज, ये सारी चीज़ें रहती है। तो डायाफ्राम उसको अलग करता है। तो डायाफ्राम भी एक डिवीजन है। तो स्टमक क्या है? स्टमक फूल जाता है हमारा। स्टमक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये ईसोफेगस, यहाँ से ऐसे ऊपर ईसोफेगस आ रही है, यहाँ पे लैरिंग्स है, यहाँ पे हमारी ओरल कैविटी होगी,
अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना देती हूँ एक ह्यूमन बीइंग का, है ना, तो ये है। तो इधर क्या है, ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है और इधर नीचे किससे जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये एक ऐसे जे शेप का हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। नाम पढ़ लेना, आपको दिमाग में रहना चाहिए। फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक, ये किसके पार्ट्स हैं, ये स्टमक के पार्ट्स हैं। स्टमक एक तरफ ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरी तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। आपको ये जो डायग्राम अगर आप देखेंगे ना, ये वाले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के स्टमक, फिर ये यहाँ ईसोफेगस थी, यहाँ पे स्टमक, फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये इस तरीके से डायग्राम है। अगर आप ये वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने डायग्राम देखा था सबसे पहले, ये इसको आप देखेंगे बार बार तो आपको याद रहेगा। मुंह से शुरुआत हुआ, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, फेरिंग्स पढ़ा था, फिर ईसोफेगस था, फिर स्टमक आ गया। स्टमक कहाँ से जुड़ा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से। बीच बीच में ग्लैंड्स जो हैं ये अपना सिक्रीशन जो है डाल रही है बीच बीच में डाइजेशन के लिए। तो अब हम बात कर रहे थे स्टमक के बारे में। तो स्टमक क्या कर रहा है, जे शेप का ऑर्गन है, थैले जैसा। फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक इसके 3 पार्ट्स हैं। स्टमक क्या करता है, क्या काम करता है स्टमक? तो स्टमक जो है एक स्टोरेज रिजर्वायर का काम करता है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज रिजर्वायर का काम कर रहा है। द सब्सटेंशियल केमिकल एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन इज इनिशिएटेड हेयर। सब जो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर केमिकल्स हैं एसिड के रूप में, एंजाइम्स हैं। यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस पूरी तरीके से शुरू होता है। गैस्ट्रिक स्मूथ मसल्स मिक्स ग्राइंड फूड स्टफ बाय वेरियस कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है। देखा होगा आपने, जब खाना नहीं खाते बहुत देर तक, आपका स्टमक ऐसे करना शुरू कर देता है, आपको कॉन्ट्रैक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन करता है स्टमक किस लिए, खाने को मैकेनिकली डाइजेस्ट करने के लिए। केमिकली क्या कर रहा है, एसिड है उसके अंदर, और क्या है, हार्मोन्स, एंजाइम्स हैं। तो जो फूड है वो लिक्विफाई हो जाता है स्टमक में एंड रिलीज्ड स्लोली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के अंदर खाना रहता है, स्टमक उसको मैकेनिकली भी तोड़ मरोड़ता है, स्टमक उसको स्टोर भी करता है, तोड़ता मरोड़ता भी है, फिर उसके अंदर एसिड को मिक्स कर देता है और एंजाइम्स को मिक्स कर देता है और उसको खाने को डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद धक्का देके हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है खाने को। फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है इंटेस्टाइन में शुरू होगा। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का नेक्स्ट पार्ट जो हमने स्टमक तक पढ़ा। वो कहाँ से शुरू होता था हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मुंह से शुरू होता था, मुंह में दांत है, टंग है। फिर फेरिंग्स शुरू होता था, फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज था, ईसोफेगस से जुड़ा है और लैरिंक्स से भी जुड़ा है। फिर फेरिंग्स से जो था खाना ईसोफेगस में आ जाता था, ईसोफेगस एक पाइप की तरह काम करता है, ईसोफेगस खुलता है स्टमक में, स्टमक जो है एक जे शेप का थैले जैसा है, और फिर स्टमक किससे जुड़ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके जुड़ जाएगा। तो आई होप आपको ये पार्ट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच and best of luck for your preparation.